हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। मैं मंजर पटेल अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजर सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहां से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साथ ही साथ एसएससी लेवल की तैयारियां कराई जा रही हैं। सारे के सारे वीडियोज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं लगातार भूगोल की क्लासेस चलाई जा रही हैं। परीक्षा को देखते हुए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सक रहा है प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वे क्वेश्चन दिया जाए जिसका आना स्वाभाविक है। तो भूगोल की 5-6 क्लासेज हो चुकी हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ भूगोल में आए हैं। एक नया टॉपिक जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना है। तो आप देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है। आइए देखते हैं। तो आज का टॉपिक होने चल रहा है मृदा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मृदा के बारे में। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9628115253। अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं, ताकि वहां से मैं आपको ग्रुप में लगा दूंगा और वहां से सारी की सारी जानकारियां आपके पास जाती रहेंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि कहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है और कौन कौन से और चैप्टर जो आपको जरूरी आप अपने अकॉर्डिंग जो जरूरी समझते हैं उसको आप बताइए। तो उस चैप्टर की सलूशन मैं जल्द से जल्द करा दूंगा। मृदा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आखिर मृदा है क्या? तो धरातल की, ध्यान से सुनिएगा, धरातल की ऊपरी सतह पर, धरातल की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली, धरातल की ऊपरी सतह, धरातल की ऊपरी सतह जहां पर कृषि संबंधित, जहां पर कृषि संबंधित कार्य किए जा सकते हैं उसे हम लोग मृदा बोलते हैं। धरातल की वह सतह या पृथ्वी पर वह सतह जहां पर कृषि संबंधित कार्य किए जा सकते हैं, कृषि कार्य किया जा सकता है, वे सभी आपकी क्या कहलाएंगी? मृदा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? मृदा। तो लिख लेते हैं। धरातल की वह सतह जहां कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, मृदा कहलाती है। क्या कहलाएगी? मृदा। तो धरातल की वह सतह या पृथ्वी की वह सतह जहां पर कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं उसे हम लोग मृदा कहते हैं। क्या कहेंगे? मृदा। अब देखते हैं कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। यहां हेडिंग लगाइएगा। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। किन कारणों से मृदा का निर्माण होता है? आइए देखते हैं। तो पहला कारण है चट्टान। क्या है? चट्टान। पहला कारण क्या होगा? चट्टान।
क्यों होगा चट्टान? चट्टान से निर्मित होने के कारण इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, मृदा का जनक। क्या कहेंगे? मृदा का जनक। क्यों इसे मृदा का जनक कहा जाता है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये एक आपकी चट्टान है। क्या है? चट्टान है। यहां पर बादल बने, बादल बने, वर्षा हुई, जब वर्षा होगी तो वर्षा इस चट्टान पर पड़ेगी। जैसे ही वर्षा बादल, जब वर्षा इस चट्टान पर होगी, इस चट्टान में नमी आएगी। क्या आएगी? नमी आएगी। बादल हटे, सूर्य आया, सूर्य आया, सूर्य की प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेंगी। जब सूर्य के प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेंगी, इस नमी का होगा वाष्पीकरण। इस नमी का क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। जब इस नमी का वाष्पीकरण होगा तो इन चट्टानों में संचलन की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? संचलन की क्रिया होगी, जिससे ये चट्टान जो है सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। जब यह सिकुड़ना शुरू कर देगी तो यह छोटे छोटे पार्टों में इस तरीके से टूट जाती है। क्या हो जाएगी? छोटे छोटे पार्टों में टूट जाएगी। जब यह संचलन की क्रिया होगी तो ये छोटे छोटे पार्टों में टूट जाएगी। तो इन्हीं छोटे छोटे पार्टों को हम लोग कहते हैं अपक्षय। क्या कहेंगे? अपक्षय कहेंगे। कब? बादल बना, वर्षा हुई, नमी आई, सूर्य आया, सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो नमी का वाष्पीकरण होगा, जिससे इस चट्टान में संचलन की क्रिया होगी। संचलन की क्रिया के बाद ये चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना प्रारंभ कर देंगी। टूटने की क्रिया को हम लोग अपक्षय कहते हैं। क्या कहेंगे? अपक्षय कहेंगे। तब यहां से निर्माण होगा मृदा का। किसका निर्माण होगा? मृदा का। समझ में आया? इसीलिए इस चट्टान को, ये क्या है? चट्टान है। इसीलिए इस चट्टान को हम लोग मृदा का जनक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मृदा का जनक। तो चट्टान को हम लोग मृदा का जनक बोलते हैं। दूसरा कारण है जल। क्या है? जल। मृदाओं को प्रभावित करने वाला एक कारक और है, जो कि क्या है? जल है। तीसरा कारक क्या है? तापमान। तीसरा कारक क्या है? तापमान है। तापमान भी इसको प्रभावित करता है, अभी आपने देखा। चौथा कारण है ऊंचाई, या इसी को बोलते हैं उच्चावच। क्या बोलेंगे? उच्चावच। ऊंचाई या उच्चावच, ये कैसे प्रभावित करता है, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये आपका एक
पर्वत है, मान लो ये क्या है, पर्वत है। हुआ क्या, पर्वतों पर ये यहां पर मृदाएं होगी, क्या होगी, मृदा होगी, इधर भी मृदा होगी, बारिश होगी यहां पर भी, जब बारिश आएगी तो इस मिट्टी का क्या होगा, मृदा का क्या होगा, कटाव होगा, क्या होगा, कटाव होगा। अब आप हमको ये बताइए, जब मृदा का कटाव होगा तो ये मृदाएं कट करके कहाँ आ जाएंगी, यहां एकत्रित हो जाएंगी, ये इधर से कटेगी तो ये यहां क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं घाटी, क्या बोलेंगे, घाटी, या इसी को बोलते हैं हम लोग गिरपाद, क्या बोलेंगे, गिरपाद, या इसी को हम लोग बोलते हैं पर्वतपादी, पर्वतपादी। पर्वतपादी का मतलब पर्वत का पैर, पर्वत का पैर, इसको हम लोग पर्वत का पैर भी बोल सकते हैं। अब हमको ये बताइए, जो मृदा यहाँ पहाड़ों पर थी, धीरे धीरे वर्षा हुई, उसका कटाव हुआ। अब यह मृदा धीरे धीरे करके कहाँ आ गई, घाटी में आ गई, गिरपाद में, जिसको बोलते हैं आप, यहाँ एकत्रित हो गई। तो यहाँ पर मृदा की मोटाई अधिक होगी या कम होगी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ कम होगा, कहाँ ज्यादा। ये पर्वत का शीर्ष है, चलिए ये शीर्ष है, शीर्ष पर अधिक होगी या गिरपाद में। ध्यान दीजिएगा, मृदा धीरे धीरे कट रही है, मैं खुद ही बताता हूं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यह मृदा बारिश होगी, वर्षा होगी, इसका कटाव होगा, लगातार इसका कटाव होगा। लगातार कटाव होने के कारण यहां पर मृदा क्या होगी, कटेगी और कहां पर आ जाएगी, गिरपाद में आकर एकत्रित हो जाएगी या पर्वतपादी भाग में एकत्रित हो जाएगी। तो यहां पर इसकी मोटाई जो होगी कम होगी और यहां पर क्या होगी, अधिक होगी, यहां पर अधिक होगी। तो इतना था, इसलिए ऊंचाई भी इसको क्या करती है, प्रभावित करती है। एक है ह्यूमस, ह्यूमस, ये 5 कारक हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करेंगे, मृदा को प्रभावित करेंगे ये 5 कारक। मृदा किसे कहते हैं, धरातल का वह भाग जहां पर कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं, धरातल का वह भाग जहां पर कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं उसे हम लोग मृदा कहते हैं। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं, चट्टान है, चट्टान को हम लोग मृदा का जनक भी कहते हैं। किस तरीके से होगा मैंने यहां भी आपको समझाया। जल, जल भी होगा, तापमान, तापमान भी देखा आपने, ऊंचाई, ऊंचाई को अभी मैंने सेटिस्फाई किया आपको, ह्यूमस, ह्यूमस भी इसमें आएगा, नोट कीजिएगा। मिटा दें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है या यहां से आपने कितना सीखा, और अपने दोस्तों को लाइक और शेयर अपने दोस्तों को और खुद कीजिए और दूसरों को भी बताइए। ये चैनल आपका है, आपके माध्यम से चल रहा है, इसको जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही आगे जाएगा। आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, मृदा को कितने भागों में
बांटा गया है उसको देखते हैं हम लोग। तो मृदा को एक संस्था है ICAR एक संस्था है। इस संस्था ने, ये संस्था कहां पर है? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। यह संस्था दिल्ली में है। इस संस्था ने इस मृदा को 8 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 8 भागों में। उससे पहले देखते हैं इस संस्था का नाम ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च हिंदी होगी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या हो जाएगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस मिट्टी को 8 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों में बांट दिया। और 8 भाग कौन कौन से हैं? पहला है यहां लिखते हैं जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। दूसरा है लाल या पीली मृदा। तीसरा है लेटेराइट मृदा। चौथा है, तीसरे पे काली मृदा। फिर लेटेराइट मृदा। पांचवा है आपका पर्वतीय मृदा। अगला है आपका वनी मृदा। सातवां है आपका मरुस्थलीय मृदा। या मरुस्थलीय मृदा। आठवां है आपका पीट मृदा या दलदल मृदा। ये 8 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा को पीली मृदा भी बोलते हैं, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, वनी मृदा, मरुस्थलीय मृदा या मरुस्थलीय मृदा, पीट मृदा या दलदली मृदा। होगा क्या?
आप ऊपर से जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे क्षेत्रफल में इनके कमी आएगी। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे क्षेत्रफल में कमी होगी। यानी सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए जो धरातल पर पाई जाएगी, सबसे ज्यादा जलोढ़, फिर उसके बाद लाल, फिर उसके बाद काली, फिर उसके बाद लेटेराइट, फिर उसके बाद पर्वती, फिर उसके बाद वनी मृदा, फिर उसके बाद मरुस्थली, फिर उसके बाद पीठ मृदा। तो सबसे कम क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा जो है आपकी पीठ मृदा है। कभी आपको मैचिंग करने का देगा, मैचिंग करके देगा कि इस तरीके से क्रम दे देगा उठा के आगे पीछे, और आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल का क्रम बताइए, कौन सी मृदा कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है, इसका क्रम जब आपसे पूछेगा, 4 मृदाएं दे देगा और उसका क्रम पूछेगा, क्षेत्रफल का बढ़ता हुआ क्रम, क्षेत्रफल का बढ़ता हुआ क्रम। तो अभी मैंने लिखा है क्षेत्रफल का बढ़ता हुआ, क्षेत्रफल का घटता हुआ क्रम। नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो क्षेत्रफल का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, इसलिए इसको आप ध्यान रखिए। पहले इन 4 मृदाओं को हम लोग, ये 4 मृदाएं ये 4 मृदा है, और ये पहली 4 मृदा को हम लोग मेजर यानी मुख्य मृदा बोलते हैं, मुख्य मृदा, और दूसरी 4 मृदाओं को हम लोग गौण मृदा बोलते हैं। पहली 4 है आपकी मुख्य मृदा या मेजर सॉइल, मृदा को सॉइल बोलते हैं, मेजर सॉइल, और बाद वाली जो 4 है इसको हम लोग माइनर सॉइल, क्या बोलेंगे, माइनर सॉइल या मेजर सॉइल। मेजर सॉइल या माइनर सॉइल, ठीक है। तो पहले 4 को हम लोग मेजर, बाद के 4 को हम लोग माइनर। अब हम लोग को पढ़ना है इसमें से जलोढ़ मृदा। आज का जो हमारा वीडियो होगा पूर्ण रूप से वो होगा आपका जलोढ़ मृदा पर। तो आइए हम लोग जलोढ़ मृदा की बात करते हैं। कौन होगा, जलोढ़ मृदा, क्या होगी, जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा को अगर ध्यान से देखिए, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस ओढ़, जल प्लस ओढ़। तो जल का मतलब क्या होगा, पानी, जल का मतलब पानी, और ओढ़ का मतलब होता है प्रवाहित, प्रवाहित। जल का मतलब क्या, ओढ़ का मतलब क्या होगा, प्रवाहित। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो पानी कहां प्रवाहित होगा, पानी नदियों में प्रवाहित होगा। कहां प्रवाहित होगा, नदियों में। कहां प्रवाहित होगा, नदियों में। तो हम लोग कह सकते हैं जलोढ़ जो मृदा होगी वह कहां पाई जाएगी, नदियों में पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी, नदियों में पाई जाएगी। होगा क्या, ये क्या है, ये आपकी नदी है, ये पानी बह रहा है, होता क्या है, जब नदी बहती है, जब नदी बहती है तो अपने साथ या क्या क्या लेकर चलती है, रेत, बालू, कंकड़, चीका,
चीका क्या क्या लेकर चलती है? रेत, बालू, कंकड़, चीका लेकर चलती है। जब यह लेकर बहेगी तो इसको कहीं ना कहीं छोड़ेगी। क्या करेगी? कहीं ना कहीं छोड़ेगी। होता क्या है, छोड़ती कहाँ है? जहां पर यह नदी मुड़ती है, जहां पर नदी यह मुड़ेगी, वहीं पर इन सारे पदार्थों को यह छोड़ देगी। वहीं पर सारे पदार्थों को यह छोड़ देगी। इसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण। क्या बोलेंगे? निक्षेपण। या इसी को बोलते हैं हम लोग अवशिष्ट पदार्थ। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पदार्थ ना, या अवशिष्ट भी कह लेंगे। कहां छोड़ेगी? जहां पर मोड़ होगा वहां पर ये सारे पदार्थों को, यानी रेत, बालू, कंकड़ को छोड़ देगी। तो इस बात से तो यह क्लियर हो गया कि जलोढ़ मृदा जो है नदियों में पाई जाएगी, यानी नदी वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी। जहां से नदी गुजरेगी उसके आसपास का जो एरिया होगा वहां पर जलोढ़ मृदाएं पाई जाएंगी। अब आप हमको ये बताइए कि ये जलोढ़ मृदा कौन सी हो गई? जलोढ़ मृदा। अब ये जलोढ़ मृदा जो है किसके कारण से उत्पन्न हुई? पानी के कारण से। पानी के कारण से। तो अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं हम लोग, तो पहला पॉइंट क्या बनेगा अगर हम लोग, तो देखिए ये जल के कारण से उत्पन्न हुई, तो इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। जल धारण करने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि यह जल के ही तो द्वारा आ रही है, इसलिए इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। पहले देखते हैं हम लोग ये कितने क्षेत्रफल पर है। क्षेत्रफल, तो ये भारत के लगभग 40%, कितने परसेंट? 40%। 40% क्षेत्रफल पर यह मिट्टी फैली हुई है। जलोढ़ मृदा जो है भारत के कितने क्षेत्रफल पर है? 40%। कितने परसेंट? 40%। दूसरा, ये कहां पाई जाएगी? नदी क्षेत्रों में पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी? नदी क्षेत्रों में, जिसको हम लोग अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। कहां पाई जाएगी? अपवाह क्षेत्र। और अपवाह क्षेत्र कहां पर होता है? जिसको हम लोग बोलेंगे नदी का क्षेत्र। कहां बोलेंगे? जहां नदियां होंगी, जहां नदियां होंगी। ये बात तो क्लियर हो गया, यह 40% पर पाई जाएगी और अपवाह क्षेत्र में पाई जाएगी। अपवाह क्षेत्र में कहां? जहां पर नदियां होंगी, जहां पर नदियां होंगी। तीसरा पॉइंट क्या बनता है? तीसरा पॉइंट ये बनता है कि इसको हम लोग डेल्टाई मृदा भी बोलते हैं। कौन सी मृदा बोलते हैं? डेल्टाई मृदा। क्यों? नदियां जब अपने साथ बालू, चीका बहाकर लाती हैं, एक स्थान पर छोड़ देती हैं, तो स्थानीय क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। जो धरातल से ऊपर उठ जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा बोलते हैं। डेल्टाई मृदा कहां पाई जाएगी? डेल्टा में। कहां पाई जाएगी? डेल्टा में। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टाई मृदा भी बोलते हैं।
अगला, अभी हमने बताया कि ये जल के माध्यम से आती है, तो इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। जल धारण क्षमता अधिक होगी। क्या हो जाएगा? इसकी जल धारण क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। जल धारण क्षमता इसकी अधिक होगी। ये कहां से कहां तक पाई जाती है? ये पंजाब से लेकर असम तक। कहां से? पंजाब से लेकर असम तक। पंजाब से लेकर असम तक। तो पंजाब से लेकर असम तक की अगर बात किया जाए तो यहां पर जो पंजाब और असम के बीच में नदियां बहेंगी उसी में तो पाया जाएगा। तो पंजाब और असम के बीच में कौन कौन सी नदियां हैं या उस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां बहती है, एक दो नाम हम लोग लिख लेते हैं। तो नर्मदा है। कौन सी नदी होगी? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी भी है, महानदी, गोदावरी। गोदावरी नदी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको इसका डिटेल्स जानना है तो आप पीछे के वीडियो जो बनाए गए हैं उसको आप देख सकते हैं। कावेरी है। कावेरी भी मैंने पढ़ाया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो पंजाब से लेकर असम के बीच ये नदियां बहती हैं। तो वहां पर ये नदियां जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करेंगी? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करेंगी। और आगे अगर बढ़ते हैं और इसकी क्या विशेषता है? तो यह जल धारण इनकी क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। तो इसमें ऐसी फसलें उगाई जाएगी जो जल की मात्रा को अधिक सह सके। जैसे फसल का नाम लिख लेते हैं। फसल में आ जाएगा आपका चावल, गेहूं, जूट, गेहूं, जूट, गन्ना, गन्ना, सब्जियां, सब्जी और खीरा, खीरा, ककड़ी, तरबूज। तो ये फसलें उगाई जाएंगी। कौन कौन सी? चावल, गेहूं, जूट, गन्ना, सब्जी, खीरा, ककड़ी, तरबूज। और क्या हो सकती है इसकी विशेषता? इसमें जो होता है पोटास की अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता पाई जाएगी? पोटास। पोटास की अधिकता पाई जाती है। और किसकी पाई जाएगी? चूना की अधिकता पाई जाती है। और किसकी पाई जाएगी? फास्फोरिक अम्ल की। किसकी पाई जाएगी? फास्फोरस अम्ल की अधिकता पाई जाएगी। क्या होगा? यहां अधिक लिख देते हैं हम। ये तीन पदार्थ इसमें क्या होंगे? अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। पोटास है, चूना है, फास्फोरिक अम्ल है। और किसकी कमी पाई जाएगी? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ह्यूमस। नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होगी? कमी होगी। ये नाइट्रोजन और ह्यूमस इसमें क्या होता है? कम मात्रा में पाया जाएगा। जबकि पोटास, चूना, फास्फोरिक अम्ल क्या होता है? इसमें
अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसको लिखा। अगर बात करते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा आपकी दो प्रकार की होती है। कितनी होती है? दो। इसको नोट कीजिएगा, थोड़ा मिटाइए। इसको नोट किया? थोड़ा सा समझाना है कि जलोढ़ मृदा जो दो प्रकार की होती है वो कैसी होती है। इससे बाहर तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये बहुत आपको डिटेल्स है, जो आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग जितना पूछता है उतना मैंने आपको बताया है। डेफिनेटली इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर इस मृदा के बारे में पूछा तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। ये परीक्षा के अकॉर्डिंग है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल के साथ जुड़िए, चैनल के साथ जुड़िए। जो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपको आपके परीक्षा के लिए 100% होगा। अगर इसके रंग की बात की जाए तो रंग इसका कैसा होता है? रंग इसका होता है रंग की अगर बात करते हैं, इसका रंग हो जाएगा हल्का धूसर। कैसा होगा? हल्का धूसर हो सकता है, या हल्का धूसर या राख धूसर हो सकता है। आइए देखते हैं। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक होता है खादर और एक होता है बागर। ठीक है, खादर और बागर क्या है इसको समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। 2 मिनट का और है। जब नदियां अपने साथ, ये नदियां बहेंगी अपने साथ बालू, चीका, रेत, बालू, कंकड़ लेकर आती है, तो एक भाग पर क्या कर देती है? इकट्ठा कर देती है। ये मान लो यहां पर उसने छोड़ दिया, यहां पर छोड़ दिया, छोड़ दिया। जब यहां पर छोड़ दिया, ये तो अभी नहीं है, ये क्या है? नहीं है, तो ये हो जाएगी हमारी खादर। क्या हो जाएगी? खादर। होगा क्या? दोबारा पानी आएगा इसमें, तो फिर से आएगी, तो फिर इस पर क्या बनाएगी? एक परत बनाएगी। इस पर एक क्या हो जाएगा? फिर से निर्माण होगा। मार्क कर लेते हैं। तो करेगा क्या? यहां पर एक फिर से मृदा आएगी, इस तरीके से एकत्रित होगी। तो अब आप देखिए, जो नीचे की मृदा जो पहले वाली है, जिसको अभी हमने खादर बोला था ना, वो खादर से परिवर्तित हो जाएगी किसमें? बांगर में। यानी ये हो गई अब पुरानी मृदा। पहले क्या थी? ये नई मृदा थी। जब नई थी इसको हम लोगों ने खादर कहा। क्या कहा? खादर। लेकिन जैसे ही पानी आया, जैसे ही पानी दोबारा आया, तो फिर से इस पर क्या हो जाएगी? ये परत जम जाएगी। जब इस पर एक परत जम जाएगी, तो ये जो पहले वाली है, जो पहले वाली है, वो हमारी क्या हो जाएगी? बांगर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बांगर। ये बांगर हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी? खादर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खादर। यानी जो पहले की थी, नई जो थी वह पुरानी हो गई, पुरानी हो गई। तो जो पुरानी हो जाएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बांगर बोलेंगे। और जो नई है उसको हम लोग खादर। अब अगर इसके ऊपर एक नई परत जमती है, एक नई जमेगी, ये दूसरी परत जमेगी, तो अब ये भी किस में बदल जाएगी? बांगर में बदल जाएगी। अब ये आपकी खादर हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब जो खादर है वह नवीन है। कैसी है? नवीन है।
खादर नवीन मृदा है। कौन सी मृदा है? नवीन मृदा है। और बांगर आपकी क्या है? प्राचीन है। कौन सी मृदा है? प्राचीन। प्राचीन मृदा या पुरानी मृदा? कौन सी मृदा? इसको हम लोग बांगर को प्राचीन या पुरानी मृदा, नवीन या नई मृदा। अब आप हमको ये बताइए, जब पानी आएगा तो कहां आएगा? इस पर आएगा ना, खादर पर आएगा ना। तो खादर में बाढ़ आने की संभावना रहती है। खादर में बाढ़ आने की संभावना रहती है। बाढ़ आने की संभावना रहती है। क्या रहती है? बाढ़ आने की संभावना रहती है। किसमें? खादर में, पहला। दूसरा, और यहां पर बाढ़ आने की संभावना नहीं रहती है। यहां पर बाढ़ नहीं आता। अब देखिए, ये लगातार नदियों के जल के माध्यम से होगा, तो ये क्या होगा? नदी क्षेत्रों में पाया जाएगा। नदी क्षेत्र में पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी? यह नदी क्षेत्र में पाई जाएगी। यह नदी क्षेत्र से थोड़ा हट के होगा। नदी क्षेत्र से थोड़ा हट के होगा, लेकिन है नदी क्षेत्र का ही है। नदी क्षेत्र का ही, लेकिन उससे हट के होगा। तो यह था आपका जलोढ़ मृदा। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। इसलिए आप परीक्षा में जाते समय इन सब चीजों को एक बार देख कर जाएं। सिर्फ वीडियो को देख कर जाएं, रटिए मत, सिर्फ वीडियो को देख कर जाएं। मेरा विश्वास है कि आपको सारे के सारे जो पॉइंट्स लिखाए गए हैं वो क्लियर हो जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर देखिए, आपको एक नई दिशा मिल जाएगी। जो मेरा पढ़ाने का जो व्यू है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो एकदम से लो स्तर पर है। आप जुड़िए, कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम दीजिए, आपको मैं उस लेवल पर पहुंचा दूंगा जिस लेवल पर आपने सोचा भी नहीं था। आप कोशिश कीजिए जुड़ने की। तो अगर आप जुड़ते हैं, चैनल से जुड़ते हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9628115253। इस पर आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। लेकिन कमेंट जो होना चाहिए आपके टॉपिक से होना चाहिए। जो भी चैप्टर और पढ़ना है उसको आप चॉइस कीजिए, क्या पढ़ना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं उन चैप्टरों को कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की। तो ये रहा आपका जलोढ़ मृदा। 40% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। अपवाह क्षेत्र जहां नदियां होती हैं। डेल्टाई मृदा डेल्टा में पाई जाएगी। जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। पंजाब से लेकर आसाम तक, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कावेरी में पाई जाती है। फसल चावल, गेहूं, जूट, गन्ना, सब्जी, खीरा, ककड़ी, तरबूज इसमें पाया जाएगा। पोटास, चूना, फास्फोरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। इसका रंग हल्का धूसर, राख धूसर जैसा होता है। खादर और बांगर, खादर जो होती है नवीन मृदा होती है, अभी मैंने समझाया। बांगर जो होती है पुरानी मृदा होती है, प्राचीन होती है। बाढ़ आने की संभावना रहती है, बाढ़ आने की संभावना नहीं है। या नदी क्षेत्रों में पाई जाएगी और या नदी क्षेत्रों में नहीं पाई जाएगी, उससे हटकर होगी, थोड़ा सा दूर होगी। ये रहा आपका मृदा में जलोढ़ मृदा। आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कैसा आपको लगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को यह चैनल शेयर कराइए, उनको भी बताइए कि एक ऐसा चैनल है जहां पर सारे के सारे विषय की तैयारियां कराई जा रही हैं, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।